नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें भारतीयों का भरपूर प्यार हासिल है। वो ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ा है। दुनिया के किसी भी नेता के मुकाबले वो अपने लोगों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, इंटरनेशनल सर्वे में ये बात सामने आई है। 72 की उम्र में युवाओं जैसी ऊर्जा से जनता के बीच जगह बनाने वाले नरेंद्र मोदी की सफलता किन फैक्टर्स पर टिकी है, मैं आज इसके लिए टाइम्स नाउ नवभारत का सर्वे लेकर आपके सामने आई हूं। टाइम्स नाउ नवभारत ने यह सर्वे ईटीजी रिसर्च के साथ मिलकर किया है। मैं ये सर्वे भी आपको दिखाऊंगी। साथ ही सर्वे के रिजल्ट्स के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज पर बात करने के लिए मेरे साथ आज बेहद खास लोग मौजूद हैं, जिनके पास नव भारत का विजन है, जिन्होंने इस विजन के लिए काम किया है। तो आइए शुरू करते हैं ये स्पेशल प्रोग्राम मोदी एट 72। सर्वे के नतीजे आपको दिखाएं उससे पहले आपको सर्वे की मेथोडोलॉजी बताना चाहती हूं। इस सर्वे का सैंपल साइज 12,000 लोग हैं। इसमें से 40% फील्ड सर्वे है और 60% कॉल इन इंटरव्यू सर्वे। 12 राज्यों में हुआ है ये सर्वे। ये राज्य हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और कर्नाटक। इनमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, यूपी, केरल और तेलंगाना में फील्ड सर्वे हुआ है और ये शहरी इलाकों और रूरल एरिया दोनों में हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत ने ये सर्वे किया है ईटीजी रिसर्च के साथ मिलकर, और मेथोडोलॉजी पर आगे डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष तंवर, ईटीजी रिसर्च। नागा जी, मैं आपको और टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो सर्वे हुआ है वो कैसे हुआ है। तो ये सर्वे जो है वो 12 राज्यों में हुआ है। पूरे भारत में 12 राज्य ऐसे चुने गए थे जहाँ पे ये सर्वे हुआ है, और हर एक राज्य से एक हजार सैंपल्स लिए गए हैं। तो टोटल जो सैंपल साइज है वो 12,000 का है। इन 12 राज्यों में से 5 राज्य ऐसे जहाँ पे हिंदी भाषा में सर्वे किया गया है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया। और 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे उनकी नेटिव लैंग्वेज में सर्वे किया गया है, जैसे आपका केरला हो गया जहाँ पे मलयालम में किया गया है, तेलंगाना हो गया जहाँ पे तेलुगु में किया गया है, कर्नाटका में कन्नड़ में किया गया है, पंजाब में पंजाबी में किया गया है, और उसी तरह अन्य राज्यों में। ये जो सर्वे हुआ है उसमें लगभग 5,000 सैंपल्स ऐसे थे, 40%, जो कि फील्ड से लिए गए, जो फील्ड टीम ने फील्ड पे कलेक्ट किए हैं, और डोर टू डोर जो सर्वे हुआ है। और बाकी जो 7,000 सैंपल्स है, लगभग 60%, जो कि कॉलिंग के थ्रू लिए गए, कॉलिंग के थ्रू इंटरव्यूज कंडक्ट करके ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए। हमारी टीम, ईटीजी टीम की पूरी कोशिश यही होती है कि हमारा सर्वे जो हो वो सटीक हो, और इसके लिए सबसे पहले सैम्पलिंग जो कलेक्शन मेथड उस पर ध्यान दिया जाता है। तो जेंडर वाइज, एज वाइज, सोशियो इकोनॉमिक, जैसे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका बराबर रिप्रेजेंटेशन रहे, उसका ध्यान रखा जाता है। फिर जो सर्वे है वो जो सवाल पूछा जाता है, जो सर्वेयर है जो सवाल पूछता है, वो ये मेक श्योर करता है कि सामने वाले को सवाल अच्छे से समझ में आए, और फिर उसका जवाब लिया जाता है। उसके बाद जो सैंपल मिला उसको एक डेडिकेटेड, जो सैंपल्स हमें कलेक्ट किया जाता है उसको एक डेडिकेटेड टीम जो होती है वो उसको अच्छे से स्क्रूटनाइज करती है, उसकी क्वालिटी चेक होता है, फिर उस सैंपल को एक्सेप्ट किया जाता है। और यही जो पूरी प्रक्रिया होती है हमारे सर्वे की। मैं टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी टीम इसी तरह आगे भी अलग अलग सामाजिक या फिर राजनीतिक मुद्दों पे जो भी लोगों का ओपिनियन होगा उसको दर्शकों के सामने लाते रहेंगे। शुक्रिया। मोदी एट 72 का सर्वे जो हमने किया उसमें हमने पब्लिक से सवाल पूछे। पहला सवाल जो पब्लिक से पूछा, पिछले 3 बार से वर्ल्ड लीडर की अप्रूवल रेटिंग्स में पीएम मोदी टॉप पर हैं, और हमने ये पूछा इसकी वजह क्या है।
करिश्माई व्यक्तित्व, मजबूत प्रचार तंत्र, 24 घंटे काम करने वाली छवि या ग्लोबल प्रभाव। इसमें जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं, उनके जो नंबर आए हैं, उन्होंने कहा है इनकी करिश्माई व्यक्तित्व को जाते हैं 29%, मजबूत प्रचार तंत्र 16%, 24 घंटे काम करने वाली छवि ये 39% और ग्लोबल प्रभाव 16%। तो ये बहुत अहम मुद्दा है जिस पर हमने ये सर्वे किया। पीएम मोदी में सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है, ये सवाल भी जब हमने पब्लिक से पूछा तो पब्लिक ने जवाब दिया। काम पर पूरा फोकस 33%, जबरदस्त पब्लिक कनेक्ट 12%, कठिन हालात में जिम्मेदारी लेना 18%, मजबूत नेतृत्व ये 37% पाया। और अगला सवाल, तीसरा सवाल, 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी योजना सबसे असरदार लगी? मुसीबत में मुफ्त राशन, 46% लोगों ने माना ये सबसे असरदार पॉलिसी है। धुएं से आजादी उज्ज्वला योजना को 9% लोगों ने सराहा है। स्वच्छ भारत अभियान 19%, आयुष्मान भारत 26%। तो ये थे पहले 3 सवाल। आइए मिलाती हूं आपको अपने मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और नेशनल प्रवक्ता भी हैं। सविता पूनिया कैप्टन हैं विमेन्स हॉकी टीम की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रितेश अग्रवाल, इंडियन बिलियनियर एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ओयो। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ बबीता फोगट भी जुड़ चुकी हैं, रेसलर हैं और गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 में इन्होंने जीता था। मैं पहला सवाल सबसे पहले आपसे पूछूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी। करिश्माई व्यक्तित्व और मजबूत नेतृत्व, इनको बहुत नंबर मिल रहे हैं। इसकी वजह से पॉपुलैरिटी जो नरेंद्र मोदी की है, विश्व भर में सबसे पॉपुलर लीडर्स में सबसे ऊपर आती है। मैं पूछना चाहती हूं, आप उनके साथ करीब से उठे बैठे होंगे प्रचार के दौरान, काम के दौरान, राज्यसभा में बैठकर। मैं आपसे पूछना चाहती हूं किस तरह से वो किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। देखिए, मुझे उनसे सबसे पहले भेंट करने का अवसर 1998 के लोकसभा चुनाव में, वो लखनऊ आए थे, उस समय मिला था। उस समय वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे और मैंने देखा कि जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सामान्यतः अक्सर ये होता है कि प्रदेशों में जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाता है तो प्रदेश की तरफ से एक मटेरियल तैयार कर दिया जाता है और जो बड़े नेता हैं वो उसी पे बोल देते हैं। पर मोदी जी ने कहा नहीं, मैं डिस्कस करूंगा। और मैं भी उनके साथ डिस्कस करने वालों में था। तो वो एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, फिर वो फाइनल करके स्वयं तय कर रहे थे कि उन्हें कौन से विषय किस रूप में रखने हैं। ये है कार्य के प्रति उनकी गहन दृष्टि और कार्य के प्रति उनकी सिंसियरिटी। लगातार 2 बार अपने दम पर सत्ता में आना, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, ये काम इंदिरा जी भी नहीं कर पाई थी। वो लगातार 2 बार कभी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आई, नेहरू जी कर पाए थे। और बढ़ाने, उस जमाने में तो कोई पार्टी नहीं थी, एक ही नेता था, तो काम कंपैरेटिवली बहुत इजी था। और आज की परिस्थिति में ये बहुत अंतर है। और मैं एक और बात कहूं कि भारत की राजनीति में मैंने बात भी देखी 2013 का दौर, जब प्रधानमंत्री के वो कैंडिडेट घोषित नहीं हुए थे और उस समय राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं उनके सलाहकार के नाते कहीं भी जाता था, लोग जिस कदर हमसे बात करते थे, साहब मोदी जी को लाना चाहिए पार्टी को और वही देश का कल्याण करेंगे। मैं आपको बताऊं, सड़क पे पुलिस वाले से लेके न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्डिंग के बाहर, इवन अमेरिका के अंदर मेट्रो स्टेशन से लेकर और मंदिर में जाएं तो पुजारी तक, मैंने नहीं देखा किसी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार का मनोभाव जनता का हो प्रधानमंत्री बनने से पहले, और पहले ऐसा मनोभाव हो और फिर वो सत्ता में आने के बाद उस मनोभावों पे खरा उतरे। तो मैं मानता हूं कि ये वो कारण है जिसकी वजह से वो सबसे लोकप्रिय नेता है नहीं, वह सबसे लोकप्रिय नेता, वो उस विषय को डिजर्व भी करते हैं। आपने सही कहा, लेकिन एक चीज जो मैं उठाना चाहती हूं, मुसीबत के वक्त जो उनके फैसले रहे हैं, कठिन हालात में जिम्मेदारी लेना,
इस चीज को लोगों ने बहुत सराहा है और मैं पूछना चाहती हूं रितेश अग्रवाल, स्टार्टअप इंडिया एक उनका बहुत चाहने वाला विषय भी है और उन्होंने इसको जिस तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनकर आगे किया है। यूनिकॉर्न्स आज देश में 107 है, शायद किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा। तो रितेश अग्रवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मुसीबत के वक्त कोरोना काल में जब टूरिज्म ठप पड़ गया था और एमएसएमई सेक्टर में लोग कह रहे थे कि खत्म हो गया, सर्वनाश हो गया, और दो झटके लगे थे इस सेक्टर को, स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को। एक झटका था नोटबंदी के दौरान और दूसरा झटका आया कोविड के दौरान। मैं पूछना चाहती हूं कि इस दौरान में आपने क्या देखा मोदी जी में कि वो देश को इस संकट की घड़ी में कैसे बाहर निकाल के लाए? बहुत बहुत धन्यवाद नाविका जी, आपने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मेरी पहली बार मुलाकात हुई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से 2016 में, जब स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन हुआ। उस समय ओयो एक छोटा कंपनी था, हम कुछ ही शहरों में हमारी कंपनी को फैलाए हुए थे उस समय। आज ओयो दुनिया भर में 35 देशों से ज्यादा में 1 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज चलाते हैं। तो उस समय मुझे याद है जिस तरीके का एक एनर्जी और वातावरण था उस कमरे में, चाहे वो स्टार्टअप फाउंडर्स हों, मंत्रीगण हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, सब में एक अलग लेवल का जज्बा था कि भारत में हम चाहते हैं कि नए कंपनीज बने। मैंने उस समय पहली बार उनसे मुलाकात करी। उनकी ह्यूमिलिटी थी कि उन्होंने उस दिन अपने स्पीच के समय ये कहा कि मुझे रितेश को सुनकर कई बार ऐसा लगता है कि मैंने होटल चेन का विचार क्यों नहीं किया। अभी उनके लिए ये कहना एक बड़ी हम्बल बात थी। मैं आपको बताता हूँ, पर्सनली भी मेरे लिए इसमें बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि मेरी मदर मुझे हमेशा कहती थी कि स्टार्टअप करना नहीं चाहिए, शायद आपको कहीं जॉब ले लेना चाहिए। जब उस दिन उन्होंने लाइव टीवी में देखा कि भारत के प्रधानमंत्री, दुनिया के शायद सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्टार्टअप करना अच्छी चीज होती है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, शायद आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये एक उदाहरण है किस तरीके से भारत में स्टार्टअप्स बढ़े काफी तेजी से। अभी आपने बात करी कोरोना काल, जो एक मुश्किल का वक्त था, उसके बारे में। एक जो कठिनाई के समय अपॉर्चुनिटी, कठिनाई के समय मौका खोजने का तरीका होता है, वो मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में 2 बड़ी चीजें हुई। टूरिज्म में देखो, अपना देश का एक कार्यक्रम शुरू हुआ, विदेशी टूरिज्म काफी कम हो गया, लोग बाहर देश ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो डोमेस्टिक टूरिज्म में काफी तेजी आई। उस समय जब मुझे एक बार मुलाकात करने का मौका मिला डेलीगेशन में प्रधानमंत्री जी से, तब उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश में कितने हमारे किसान जुड़े हुए हैं जिनका इनकम कभी तेज बढ़ जाता है, कभी कम होता है बरसात के हिसाब से। क्यों ना हम लोग एक भारत में विलेज टूरिज्म की तैयारी करें, जहां पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और वो भी उन जगहों में रूरल टूरिज्म देखना चाहते हैं, वो हमारे देश में अपने देश को देखें। तो उन 15-20 मिनट की जो लर्निंग थी, उससे हमने शुरुआत करा विलेज टूरिज्म का। आपको सुन के ताज्जुब होगा, पूरे कोविड काल में हमारे सारे विलेज टूरिज्म के घर पूरी तरीके से भरे रहे। कई सारे हमारे ओनर्स हैं एवरेज में, जिन्होंने हर महीना, जो किसान थे, वो 50,000 से लाख रुपए की आमदनी करी, और साथ साथ टेक्नोलॉजी का बड़ा तेजी आया। सविता पूनिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा जो कल ही प्रधानमंत्री बाहर के दौरे पे गए और हर बार जब वो जाते हैं तो मैं ये एक चीज और एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि अगर एक आदमी 70 प्लस की उम्र में इस तरह से स्प्रिंग इन हिज स्टेप, जब वो सीढ़ियों से चढ़कर एयर इंडिया 1 में जाते हैं, वो दृश्य मेरे मन के वहां से जाता ही नहीं है, मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है कि ये 70 प्लस पे यूथ आइकॉन भी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपकी एक बातचीत उनके साथ, जब आप मैच के बाद रो रही थी, बात कर रही थी उनसे, क्या अंदर से सविता पूनिया ने क्या सोचा नरेंद्र मोदी जी से बात करके?
बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो यही कि आज जो आप सर की एज को लेके और उनकी फिटनेस के बारे में बता रहे हैं, वो हम सबको बहुत इंस्पायर करता है कि आज इस एज में भी वो अब इतने फिट हैं कि हम सबके वो आइकन हैं, और स्पेशली आज की यूथ उनको इतना क्लोजली फॉलो करती है, और हम सबके लिए ऑनर की बात है। एज ए एथलीट हम सबके लिए बहुत ऑनर की बात है कि ओके हम एक गुड एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ओके हमारे कंट्री के पीएम सर उनको देख के हमें भी अपने आप को एक होता है कि ओके ये हमारी स्पोर्ट्स लाइफ है, तो हमें भी जब तक हो सके अपने आप को फिट रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सक्यूज दे देते हैं कि गेम छोड़ने के बाद या नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है। सबसे पहले तो वो चीज़ हमें बहुत इंस्पायर करती है उनकी, और उसके बाद यस मैं टोक्यो ओलंपिक की अगर बात करूं तो जो हमारा 3rd-4th पोजीशन का मैच था, और हमने बहुत ही क्लोजली वो मैच लूज किया था, और हम रूम में आके काफ़ी अपसेट थे, और लिटरली ये हो रहा था कि कैसे इंडिया वापस जाएंगे, क्योंकि ये नहीं था कि ओके हमें वहां पे कैसा देखा जाएगा, बट अपने आप में था कि नहीं हमें इस टाइम मेडल चाहिए था, और उसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी। उस टाइम जो मोदी सर से हमें मॉरल सपोर्ट जो मिला, टू बी ऑनेस्ट शायद हमें उस टाइम उस मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी, और हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ओके हम जब रूम में जाएंगे और सर का फ़ोन आएगा, और उन्होंने हमें इतना क्लोजली देखा है और इतना मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, आप हो सकता है कि आपने मैच बहुत अच्छा खेला और मेडल नहीं जीता, पर हम सबका दिल जीता है, और हम सब आपके साथ हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और ये उस व्यक्तित्व की बात है कि आप मेडल नहीं जीते कोई बात नहीं, आपने हम सबका दिल जीत लिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बबीता फोगट जी, यूथ आइकन 72 की एज पर कुछ लोग कहेंगे ये पॉसिबल कैसे है, आप इसे कैसे देखती हैं? विडंबना, या नरेंद्र मोदी इसको इतने नेचुरली इस रोल को निभाते हैं कि कभी सवालिया निशान ही नहीं उठता? मुझे जो लगता है फॉर जो मैंने देखा है, और जब जैसे मैंने मुलाकात की है और बहुत से प्लेटफार्म पे मैंने उनको देखने को और जानने का समझने का मौका मिला है, तो मैं कहना चाहूँगी कि एज ए प्रेरणा अगर वो एग्जाम्पल अगर लोगों के लिए बनना चाहते हैं, चाहे वो खिलाड़ी के तौर पे हो, चाहे वो पॉलिटिशियन के तौर पे, तो हर चीज़ के अंदर बहुत धरातल पे जाके उस चीज़ को महसूस करते हैं और उसके बाद ही वो रिएक्ट करते हैं, जो कि सबसे बड़ी चीज़ होती है। फॉर एक एक्टर लगा लीजिए, कोई भी एक्टर अगर एक्टिंग करता है तो उसको वो रोल पहले अपने आप में ही निभाना पड़ता है, उस रोल के अंदर घुसना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं उस रोल में घुसते हैं, चाहे वो खिलाड़ियों से जाके उनके ग्राउंड पे मिलना हो, उनकी दिल की बात जानना हो, और यहाँ तक सिर्फ जानते नहीं हैं बल्कि उसके ऊपर उनकी बातों को सुन के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो फिट रहने की बात है तो मैं देखती हूँ कि वो इतने बिजी शेड्यूल के अंदर भी वो अपना समय निकाल के योगा भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, और डाइट शेड्यूल भी वो फॉलो करते हैं पूरा का पूरा। और बहुत पॉजिटिव सोच जो है उनकी, वो बहुत कुछ हमें प्रेरणा देती है। बहुत सही कहा आपने। मैं सर्वे के कुछ और सवाल लेना चाहती हूँ यहाँ। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सामाजिक विचारधारा बदली है? ये सवाल जब हमने लोगों से पूछा तो हाँ कहा 43% लोगों ने, कुछ हद तक 13% लोगों ने, यानी कि 56% लोग मानते हैं कि हाँ हमारी सामाजिक विचारधारा बदली है। नहीं कहते हैं 24% और कह नहीं सकते 20%। 56% लोग मानते हैं कि सामाजिक विचारधारा बदली है। पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन कौन सा है? और इसमें जब हमने लोगों के वोट लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 42% वोट पड़े, ट्रिपल तलाक 8%, स्वच्छ भारत 24% और राष्ट्रवाद 26%। तो अगर आप देखिए तो बेटियों यानी कि विमेन की जो स्कीम्स हैं उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 42% और स्वच्छ भारत जो टॉयलेट और शौचालय का अभियान है इसको मिलाकर आप देखें तो 66% लोग विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। क्या ये फिर कोई ताज्जुब है कि विमेन का वोट पड़ता है प्रधानमंत्री मोदी को?
अगला सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हिंदू राजनीतिक और सामाजिक तौर पर एकजुट हुए हैं? हाँ कहते हैं 48% लोग, कुछ हद तक कहते हैं 8% लोग, नहीं कहते हैं 20%, कह नहीं सकते 24%, यानी 56% लोग मानते हैं कि हाँ हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी जी, इन पर मैं पूछना चाहती हूँ आपसे सवाल कि सामाजिक विचारधारा में परिवर्तन लोग कह रहे हैं, ये किस कदर रिफ्लेक्ट होता है? और ये जो सामाजिक परिवर्तन है जिसमें स्वच्छ भारत, शौचालयों की बात और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, ये दोनों विमेन एम्पावरमेंट के अगर आप तराजू पर तोलें तो क्या ये है बात जो आज प्रधानमंत्री ने औरतों को, महिलाओं को आगे किया है और ये स्कीम्स अब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं? देखिए, जब आपने सामाजिक परिवर्तन की बात कही तो आपके सर्वेक्षण में आता, उससे पहले ही मुझे दोनों विषय ध्यान आए थे, क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहला लाल किले पे भाषण 15 अगस्त 2014 मोदी जी ने ये दो विषय बोले थे, स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उस समय तमाम जो हमारे लुटियंस के स्थापित राजनीतिक पंडित थे, उन लोगों ने अपना विस्पर्स में कहा ये तो गैर राजनीतिक मुद्दे हैं, इसका राजनीति से क्या लेना देना। वास्तविकता में मोदी जी जब आए थे तो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं आए थे, समाज और सोच बदलने के लिए आए थे। और क्या ये आज सत्य नहीं है 8 साल के बाद कि पहले कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता था, हाथ में कोई रैपर हो, पैकेट हो, कुछ भी, जितनी सहजता से सड़क के किसी किनारे फेंक दिया करता था, अब सबके मनोभाव में परिवर्तन आ गया और आपने देखा कि एक विचार बदला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें तो हमारी सरकार आने के बाद जो एक सेक्स रेशियो था, लिंग अनुपात था, वो जितना स्क्यूड था उसमें 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। और वो राज्य जहां पर सर्वाधिक ये निगेटिव में था, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य, वहां प्रबल मात्रा में इसमें सुधार हुआ है नवजात शिशुओं के संदर्भ में, क्योंकि ओवरऑल में तो जनरेशन लगेगा, नवजात जो बच्चे पैदा हुए उसमें लड़का लड़की का अनुपात में भारी सुधार हुआ है। इसका मतलब समाज में यह सोच बदली। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि समाज में यह सोच बदलने का काम जो था, तो जो 2014 की सरकार आई थी, सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि हम लोग सरकार चलाते हैं, राजनीति करते हैं सरकार बनाने के लिए नहीं, समाज बनाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं G20 के शेरपा अमिताभ कांत जी। और अमिताभ कांत जी ने चाहे वो नीति आयोग हो या अब G20 के शेरपा के रूप में बहुत नजदीक तौर पर प्रधानमंत्री के साथ काम किया है और कोविड के दौरान भी। मैं पूछना चाहती हूं ये सबसे पहले अमिताभ कांत जी के महिला एम्पावरमेंट जो मुद्दा हम इस वक्त देख रहे हैं, ये लोगों के बीच सिर्फ टोकनिज्म नहीं है, सिर्फ सिंबोलिज्म नहीं है कि आपने महिला मंत्री बढ़ा दिए या आपने कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी में बना दिया या राष्ट्रपति हमारी महिला है। मैं नहीं कह रही कि ये सिर्फ टोकनिज्म है, पर अगर आप देखें तो अपने ही पार्टी या अपने ही पॉलिटिकल अरीना में तो आपने उनको सशक्त किया, लेकिन सर्वे ये बता रहा है कि देश की जनता मानती है कि आपने महिलाओं के विषय में काम किया है, क्योंकि वो 2 स्कीम्स बताती है। पहली स्कीम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी स्वच्छ भारत। और स्वच्छ भारत आपने नीति आयोग में उस पर बहुत काम किया है। शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा होगा जिसने अपने पहले भाषण में लाल किले से ये कहा हो कि देश में शौचालय बनने चाहिए। लोग इस तरह की बातें भी शायद पहले नहीं करते थे। क्या ये एक क्वांटम शिफ्ट था सोच में जो प्रधानमंत्री मोदी 2014 में लेकर आए? तो नविका जी, पहले मैं तो विकास के क्षेत्र में काम करता रहा हूं, तो पहले हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें, जिसने 8 साल अभी कंप्लीशन हुआ है उसका, तो उसको देखते हैं तो महिलाओं के लिए जब ये शुरुआत की गई थी 2015 में, तो अकाउंट होल्डर्स उसमें केवल 15% महिलाएं थी। अब 56% प्रधानमंत्री जनधन योजना के अकाउंट्स 56% में महिलाएं हैं और महिलाओं के अकाउंट्स हैं। और अगर आप नंबर ऑफ अकाउंट्स देखते हैं तो उस समय 17 करोड़ अकाउंट्स थे, अब करीब 46 करोड़ अकाउंट्स हैं और ये इसमें करीब 68% अकाउंट्स रूरल एरियाज में है और डिपॉजिट्स करीब 8 फोल्ड ग्रोथ हुई है इनकी।
तो ये महिलाओं पर क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है विकास के क्षेत्र में, वो आप समझ सकते हैं। आपने सैनिटेशन की बात की, जब स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था तब से लेकर आज तक देखते हैं तो करीब 11 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं आज तक। उसकी जो आप संख्या देखिए, ये नंबर पूरी जर्मनी की जनसंख्या से ज्यादा है, पूरी जर्मनी की पॉपुलेशन से ज्यादा है। आप हेल्थ इंश्योरेंस देखिए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, आयुष्मान भारत, 500 मिलियन लोगों को कवर करती है, जो कि यूरोपियन यूनियन की पूरी जनसंख्या से ज्यादा है। आप इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए, भारत में 30 मिलियन घर बने हैं जो इलेक्ट्रीफाई हुए हैं, 30 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पूरी कनाडा को इलेक्ट्रीफाई कर दिया। ये पानी का क्षेत्र देखिए, करीब 8.1 करोड़ घरों को पोर्टेबल वाटर जल जीवन मिशन में दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि करीब हमने इसका अर्थ होता है कि ब्राजील के हर व्यक्ति को हमने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दिया गया है। आप एक हाउसिंग की स्कीम देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, करीब 3 करोड़ लोगों को घर दिए गए हैं जो कि सारे के सारे गांव में रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के हर व्यक्ति को एक नया घर दिया गया है। वैक्सीनेशन देख लीजिए आप, हमने करीब 2 बिलियन से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन डोजेस दिए गए। इसका अर्थ समझना चाहिए, जिसका जो साइज एंड स्केल और ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रास रूट लेवल पर हुआ है, उसका अर्थ समझिए 2 बिलियन का, कि ये इसका मतलब है ये रफली 6 गुना अमेरिका की जनसंख्या का 6 गुना है, और ये 5 गुना यूरोपियन यूनियन और 2.5 गुना पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन और यूएसए कंबाइंड से ज्यादा है। पर हमने पानी, बिजली, सैनिटेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट्स, सड़कें, घर, वैक्सीनेशन, एलईडी बल्ब, ये सब घर घर पहुंचाया गया है 8 साल के अंदर, और उससे बदलाव आया है पूरे देश। जाते जाते अमिताभ कांत जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक पब्लिक का सवाल है और सुधीर आहूजा पूछ रहे हैं दिल्ली से, हम चीन को कब मात देंगे, और क्या चीन अब भारत को थोड़ा और सीरियसली ले रहा है इन एरियाज में जहां इन्वेस्टमेंट और निवेश की बात हो रही? देखिए, हम लोग को अपने आप को चीन से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम मदरहुड ऑफ डेमोक्रेसी है। हम एक सिंगल पार्टी कंट्रोल्ड, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल्ड देश नहीं है। हम एक डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ फ्रीडम और डेमोक्रेसी की वैल्यूज हैं। हम पीपल सेंटर्ड ग्रोथ लाएंगे, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और डेमोक्रेसी को उपयोग करके हम एक नया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देंगे दुनिया को। रितेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, स्टार्टअप इंडिया के पोस्टर बॉय हैं। रितेश जी, क्या आप मानते हैं कि भारत एक कस्प ऑफ लीप फ्रॉगिंग है, और किस तरह आप देखते हैं, और आप अमिताभ कांत से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी, उस समय अमिताभ जी स्टार्टअप इंडिया के लीडर थे, और उस समय से आज तक मुझे लगता है कि उन्हें भी देख के बड़ी खुशी होती होगी कि उन्होंने जब बताया कि 100 स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे, आज उससे ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं हमारे देश में। तो ये दर्शाता है कि कितनी तेजी से बदलाव हुआ है हमारे देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इंडिया में बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक डिजिटल स्टैक बना हुआ है यूपीआई का, हमारी एबिलिटी ऑफ पेमेंट्स इतनी तेज है कि हम लोग इंडिया में शायद दुनिया की सबसे मॉडर्न देश, चाहे यूएस हो, चाइना हो, यूरोप हो, उन सबसे आगे पहुंच गए। इसके कारण हम एक तरीके से एक डिजिटाइजेशन और ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मैं मुझे मौका मिला था माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में डेनमार्क के डेलीगेशन में जाने का। वहां पे चाहे वो डेनिश क्वीन हो, चाहे वो डेनिश प्रधानमंत्री हो, वो बहुत ही डिटेल तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में सुन रहे थे। जो वहां के एंटरप्रेन्योर्स और सीईओस थे, उनकी एक बड़ी लंबी कतार लगी हुई थी कि किस तरीके से वो एक बार प्रधानमंत्री जी से रूबरू हो
और उन्हें अपने नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताएं और उनसे सीखें कि क्या नई चीजें उन्हें भारत में आकर के इन्वेस्ट करनी चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी का छवि विपक्ष की चुनावी हिंदू नेताओं का पर्दाफाश करती है? हाँ कहते हैं 43% लोग, नहीं कहते हैं 19, कह नहीं सकते 38%। अगला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी का संवाद सबसे अच्छा कब लगता है? स्वतंत्रता दिवस या संसद में 31% लोग, आपात स्थिति में राष्ट्र का संबोधन 26%, मन की बात कार्यक्रम में 16% और चुनावी रैली या बीजेपी के कार्यक्रम में 26%। 9वां सवाल जो हमने लोगों से पूछा, प्रधानमंत्री मोदी गरीबों में इतने पॉपुलर क्यों हैं? उन्होंने खुद गरीबी झेली है, 33% लोग ये मानते हैं, और देश को ही परिवार मानते हैं, 42% लोग ये मानते हैं। बहुत साधारण जीवन जीते हैं 9%, और उनका सबसे ज्यादा फोकस गरीबों पर है 16%। तो ये गरीबों से जो उनका एक नाता है, लेकिन ये बातें विपक्ष को आप क्यों नहीं कन्विंस कर पाते? देखिए, कन्विंस तो उसको किया जा सकता है ना जो कन्विंस होना चाहे। सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, जो जगा हुआ हो और सोने का नाटक कर रहा हो तो उसे कैसे जगाया जा सकता है? इसलिए जो आपने बात कही, मोदी जी ने गरीबी देखी है, उनके लिए गरीबी एक माइंडसेट नहीं है जो राहुल जी बोलते थे। तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है ना, जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। तो उन्होंने गरीबी को अनुभव किया, इसलिए गरीबी के क्या बिंदु हैं और कहां पर गरीब को क्या प्राप्त होना चाहिए ये उन्होंने करके दिखाया। अब रही बात विपक्ष की, तो इतना बड़ा बदलाव हुआ है, इतना बड़ा नजारा बदला है, पर अगर किसी की नजर पे कोई चश्मा ही चढ़ा हो, नजर पे सब चश्मा किस चीज का है? नफरते मोदी का चश्मा चढ़ा हुआ हो, तो कितना भी बढ़िया दृश्य दिखाइए उसे दिखेगा नहीं। 4 सवाल रह गए, मैं जल्दी से सवाल लेती हूं। मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, 52% लोग कहते हैं पक्के तौर पर। कठिन लड़ाई लेकिन पीएम वही बनेंगे 9%, यानी 61% लोग मानते हैं कि मोदी जी तो आएंगे ही। कहावत भी बन गई थी, आएगा तो मोदी ही। ये 2019 की बात है। अभी कह नहीं सकते 18%, नहीं बन पाएंगे 21%। सवाल नंबर 13, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का कौन सा नेता सबसे असरदार? ये सवाल जब हमने पूछा पब्लिक से तो जवाब आए 42% राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल 35%, ममता बनर्जी 13% और नीतीश कुमार अभी 10% पर हैं। अभी राहुल गांधी सबसे आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को शायद मेहनत और मुशक्कत और करनी पड़ेगी। 14वां सवाल जो हमने पब्लिक से पूछा, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष की नेगेटिव कैंपेनिंग क्यों काम नहीं करती? इस पर जवाब दिया पब्लिक ने, विपक्ष का होमवर्क बेहद कमजोर 23%, मोदी का काउंटर जबरदस्त 36%, मोदी का टाइम चल रहा है 13%, पब्लिक अब गुमराह नहीं होती 28%। जी, अब पब्लिक को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। और सवाल नंबर 15 जो हमने पब्लिक से पूछा, आपकी नजर में अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी विनर है 62% वोटों के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी 12%, इंदिरा गांधी 17%, राजीव गांधी 9%। तो नरेंद्र मोदी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री उभर कर आए हैं 62% वोटों के साथ। मालिनी जी, आप भी लखनऊ की हैं और आप हंस रही हैं सुधांशु त्रिवेदी जी की बात पर। हमने जो सर्वे किया उसमें सामाजिक तौर पर बहुत से बदलाव हुए हैं और मोदी जी वो बदलाव लेकर आए हैं, और खास करके महिलाओं के लिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब देश के लोग और सर्वे बताता है, हर पॉपुलैरिटी सर्वे बताता है कि वो सबसे ऊपर हैं, लेकिन हमारे देश में ये कंसेंसस नहीं होता, और खास करके राजनीतिक कंसेंसस तो मुझे लगता है कि ऐसा सपना है जो कभी साकार ही नहीं होगा। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो नाविका जी आपको नमस्कार, और सभी को नमस्कार। और सुधांशु जी को सुनना इतना आनंददायक लगता है कि उन्होंने जो लखनऊ की कहावत कही फाख्ते वाली, मैं उस पर मुस्कुरा रही थी कि बिल्कुल ठेठ कहावत है। नाविका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी आपके पूरे सर्वे
का जो प्रतिशत वो भी मैं सुन रही थी, देख रही थी। और जो आपने पहली बात अभी कही है कि इस देश में सबका एक राय होना कठिन क्यों दिखता है, तो एक बहुत बड़ा देश है और हमारे यहाँ लोकतंत्र की बड़ी स्वस्थ परंपरा रही है। हर व्यक्ति के अपने विचार हैं और उसके लिए उसके तर्क भी हैं। लेकिन आपने अभी अपने सर्वे में बताया कि इस देश में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री यदि 62% भारत की जनता देखती है, तो कहीं ना कहीं ये एक 8 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की सशक्त छवि और उनके किए हुए कार्य का बहुत बड़ा परिचायक है। मैं आपको एक स्त्री होने के नाते और एक कलाकार होने के नाते दो पक्षों में बोलूंगी। मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया और मुझे लगता है कि हम महिलाओं की जब बात करते हैं तो यहाँ पे महिलाओं के लिए चाहे वो जनधन योजना द्वारा उनको बराबरी के अधिकार दिए जाने हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, या फिर गाँव में जहाँ पर कभी सोचा भी नहीं जा सकता था वहाँ पे टॉयलेट निर्माण और उनके लिए एक शालीनता और उनकी इज्जत घर जिसको हम कहते हैं उसके बारे में विचार रखना, या साथ ही साथ चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो उज्ज्वला गैस का। हम यदि शुरुआत से बाद तक देखें तो स्त्रियों के लिए तो मुझे लगता है मुख्य धारा में उनको ला करके बराबरी का अधिकार देकर बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ी दृष्टि सरकार की रही है। वो दिखता है कि 50% आबादी अब वो नहीं है कि हमेशा पहले एक परंपरा थी, जब बजट आता था तब स्त्रियों से सवाल पूछा जाता था कि भाई आपको क्या लगता है आपका किचन कैसे चलेगा। अब ऐसा नहीं है। अब स्त्रियों को उपेक्षित करके ना कोई चुनाव लड़ सकते हैं ना कोई नीति ला सकते हैं। मोदी सरकार ने ये किया है। हमने अभी देखा कुछ समय पहले, हम तो गानों में गाते हैं, जैसे वीर कुंवर सिंह रहिलन वैसन वीर सुभाष रहिलन, यह प्रतिबंधित गीतों में से है। अरे चेतो फिरंगिया, अरे भागो फिरंगिया, इतराज हमार पुरखन के। और राष्ट्रीय नेतृत्व की दृष्टि से हमने इतना बड़ा कार्यक्रम बिहार में देखा, वीर कुंवर सिंह जी को सम्मान देते हुए। इसके पहले लोक गाथाओं में जो हमारे पूर्वज गाते रहे, वीर कुंवर सिंह जी का नाम शायद इतिहास की किताबों में भी नहीं है। हम बड़ी बड़ी बातें तो जानते हैं कि 370 धारा 370 हुई, लेकिन मैं स्वयं वो पुलवामा जो कभी आतंकवादी हमलों के लिए कह सकते हैं कि एक केंद्र बिंदु रहा है, मैं ऐसे पुलवामा में एक युवा संगठन का हिस्सा बन के जाती हूँ और वहां पे कॉलेज में आमंत्रित की जाती हूँ जहां 3,500 महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, आधे से अधिक के कोई हिजाब नहीं है। और वहां पे मैं अवसर मिलता है तो मैं कश्मीरी गीत भी सुनाती हूँ। ये सांस्कृतिक बहुत बड़ा एक मैं कहूंगी परिवर्तन है, बड़ी एक छलांग है जो 75 वर्ष में जहां पर परिवर्तन है, एक नई दृष्टि है। भारत यही था। आप जो हैं उसमें अभिमान महसूस करना, ये कहीं ना कहीं 2014 के बाद मैं कह सकती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है उसने ये कहा, मुझे याद है आज भी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने एक बार ये आह्वान किया था कि आप मुझे टैग करें कि अपना देश घूमेंगे। ये तब तो कोविड आया भी नहीं था, तो ऐसा भी नहीं था कि फ्लाइट्स बंद थी बाहर की। अपने देश में क्या देखा और मुझे टैग करेंगे, आप में बताएंगे। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो आप सोच नहीं सकते, जो विदेशों की ही तस्वीरें डालते थे, जाने कहां कहां के गांव कस्बों के मंदिरों की तस्वीरें डालकर अब डालते हैं। ये बहुत बड़ा एक वैचारिक बिल्कुल रेनेसां है जिसको हम कह सकते हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि है। जाने से पहले रितेश जी, मैं बस 30 सेकंड में आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आगे क्या, आपको क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, आगे चुनौतियां क्या हैं? देखिए नाविका जी, बड़े संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि आज भारत का जो यूथ है उसके अंदर जिज्ञासा और एस्पिरेशन है कि दुनिया में सबसे बेस्ट बने और दुनिया में सबसे बड़ा बने। तो दुनिया की आज आप चाहे रायगढ़ उड़ीसा से हो, जहां से मैं हूं, छोटे से छोटे गांव से हैं आप, आज आपके अंदर ऊर्जा है कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेसेस, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, सबसे बड़ी आउटकम्स लेकर के आनी है। और भारत तैयार है दुनिया की 5वीं नहीं, दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी बनने की तैयारी करने के लिए। यूथ की एनर्जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप और उनके बनाए हम नक्शे कदम के पीछे चलने के लिए। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे अंदर, अगर ये हंगर बना रहे
तो मुझे लगता है कि हमारी एग्जीक्यूशन पे कोई कमी नहीं, हम लोग बिल्कुल भारत को एक सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी बना करके ही आगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। सबसे ज्यादा जरूरी है इस एस्पिरेशनल भारत को, इस भारत को ये सोचने की कि अगर रितेश जैसे लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री गरीबी से आते हैं और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। टाइम्स नाउ नव भारत कामना करता है कि एक नव भारत बनेगा, वो नव भारत जिसकी सोच नहीं होगी, जो इतिहास को अपने साथ लेकर चलेगा, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न दुनिया में एक इतनी बड़ी छाप बनाएगा, इतनी बड़ी ऊंचाई तक जाएगा कि बस लोग कहेंगे अरे वाह तुम भारत से हो। और ये मुमकिन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये सर्वे भी बताता है। बस आज सवाल पब्लिक का और जवाब भी पब्लिक का इतना ही। मिलेंगे फिर आपसे अगले एपिसोड में। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी माननीय अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।